हेलो। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सभी ने पिछले क्लास में देखा होगा कि हमने उसमें परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट तरीके से कर लिया था। तो उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है यानी नेक्स्ट क्लास आज का जो है वो हमारा बहुलक का होगा। तो इसी में हम आज एक ही वीडियो में पूरे बहुलक को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगला किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस चलते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम अपना एक छोटा सा सेटअप दिखा दें। ये है हमारा सेटअप जिस पर हम मोबाइल को रख करके अपना हम वीडियो शूट करते हैं। ये हमारा रिन साबुन है, ये दंत मंजन है। यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि मोबाइल इसी डब्बे पर रखते हैं और इससे हम अपने मोबाइल को दबा कर के रखते हैं जिससे मोबाइल हमारा गिरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वो सब तो होता रहेगा। बाकी स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए, जैसा कि हमारा क्लास है आज का बहुलक। तो देखिए बहुलक होता क्या है। तो बहुलक ऐसे बृहद अणु होते हैं जिनका आणविक भार 10 के पावर 3 से 10 के पावर 4 माइक्रोन होता है। ठीक है। बहुलक की सबसे छोटी इकाई को एकलक कहा जाता है। जो बहुलक होता है उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? एकलक कहा जाता है। तथा इन्हीं एकलकों से मिलकर बहुलक का निर्माण होता है। ठीक। इसका जो एग्जाम्पल है, ये प्रोटीन है। जो प्रोटीन होता है ये हमारा बहुलक होता है और ये कई एकलक यानी अमीनो अम्ल से मिल करके बनता है और इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बंध के द्वारा ये आपस में बंधे रहते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर बहुलक के प्रकार है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम बहुलक के प्रकार को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक के जो एग्जाम्पल होते हैं वो है प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है और प्राकृतिक रबर है। दूसरा हमारा होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। इसके जो एग्जाम्पल होता है वह होता है सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। और तीसरा हमारा होता है संश्लेषित बहुलक। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है नाइलॉन 6, टेरिलीन, पीवीसी और कृत्रिम रबर। तो ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर बहुलक होते हैं। और इनको हम संरचना के आधार पर हम बहुलक को देखें। संरचना के आधार पर बहुलक, ठीक है। संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार हम देखें तो एक होता है हमारा रेखीय बहुलक, दूसरा संरेखित बहुलक और तीसरा हमारा लिंकेज या क्रॉस लिंक्ड। ठीक। तो रेखीय बहुलक के हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये हाई डेंसिटी और पॉलीथीन इसके एग्जाम्पल होते हैं रेखीय बहुलक के। संरेखित बहुलक के एग्जाम्पल हम देखें तो ये लो डेंसिटी होती है इनकी और ये पॉलीथीन यानी पॉलीबैग इसका एग्जाम्पल है। क्रॉस लिंक्ड इसका एग्जाम्पल देखें तो ये मेलामाइन और बेकेलाइट इसके एग्जाम्पल हैं। फिर देखेंगे अंतराणविक भार या बल के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो इलास्टोमर, पहला इलास्टोमर के आधार पर इनमें अंतराणविक बल सबसे कमज़ोर होता है। यानी सबसे कमज़ोर अंतराणविक बंध जो होता है इलास्टोमर में पाया जाता है। ये लचीले बहुलक होते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वह ब्यूना एन है और ब्यूना एस है और न्यूप्रीन है। दूसरा है फाइबर यानी रेसे। इनमें अंतराणविक बल सबसे कमज़ोर होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वह नायलॉन है और टेरिलीन है। तीसरा है थर्मोसेटिंग बहुलक। ये गर्म करने पर कठोर तथा ठंडा करने पर मुलायम हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग जो बहुलक होते हैं इनको जब हम गर्म करते हैं
तो ये कठोर हो जाते हैं, और जिनको हम ठंडा करते हैं तो ये मुलायम हो जाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बैकेलाइट है, मेलामाइन है। उसके बाद हम देखते हैं थर्मोसेटिंग बहुलक। थर्मोसेटिंग बहुलक क्या होते हैं, तो ये गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा थर्मोसेटिंग बहुलक होता है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक होता है, ये थर्मोसेटिंग बहुलक का अपोजिट होता है। हम थर्मोसेटिंग बहुलक में क्या करते थे, जब गर्म करते थे तो ये कठोर होता था और ठंडा करने पर मुलायम। लेकिन थर्मोप्लास्टिक बहुलक क्या होता है, ये गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है और पॉलीस्टाइरीन है। उसके बाद देखते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन का जो एकलक होता है वह एथेन होता है। उसके बाद पीवीसी, कभी कभी पीवीसी का फुल फॉर्म पूछता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। तो पीवीसी का एकलक जो होता है वह विनाइल क्लोराइड होता है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पीवीसी का जो उपयोग है पीवीसी पाइप बनाने में किया जाता है। जो हमारा रेन कोट आता है बरसात वाला, उसमें किया जाता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का एकलक जो होता है वह टेट्राफ्लोरोएथेन होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। उसके बाद में पेन, यानी पेन का फुल फॉर्म होता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक, पेन का एकलक होता है एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसका उपयोग वूलन कपड़े बनाने में किया जाता है। नायलॉन 66, नायलॉन 66 मानव द्वारा निर्मित सबसे पहला कृत्रिम बहुलक था। नायलॉन 66 के एकलक कौन है, तो एडबिक एसिड और प्लस हेक्सामेथिल डाईएमीन है। नायलॉन 66 का उपयोग जो होता है वो टायर बनाने में होता है, ब्रश बनाने में होता है, कपड़े बनाने में होता है। नायलॉन 6, नायलॉन 6 का एकलक, नायलॉन 6 का एकलक जो होता है वह कैप्रोलैक्टम होता है। इसका उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है। उसके बाद टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन का एकलक जो होता है उसको टेरिपेथाइलिक एसिड प्लस एथिलीन प्लस ग्लाइकोल होता है। टेरिलीन का सबसे पहले उपयोग इंग्लैंड में किया गया था। इसका उपयोग हेलमेट बनाने में किया जाता है। जो हेलमेट बनता है बाइक वाला हेलमेट, या फिर जो इंजीनियर वाले जो इंजीनियर पहनते हैं, वो सब हेलमेट टेरिलीन का बनता है। रबर, रबर प्राकृतिक रबर और एक होता है संश्लेषित रबर। तो प्राकृतिक रबर का जो एकलक होता है उसको आइसोप्रीन कहते हैं, और संश्लेषित रबर का जो एकलक होता है उसको नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन कहते हैं। रबर का वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण, तो इसका प्राकृतिक जो रबर होता है उसको हीट प्लस सल्फर के द्वारा बनाते हैं। वल्कनीकृत रबर का उपयोग वाहनों के टायर बनाने में किया जाता है। उसके बाद आता है बैकेलाइट। बैकेलाइट का जो एकलक होता है उसको फिनाल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा बनाया जाता है। यह सबसे पुराना बहुलक है बैकेलाइट। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो विद्युत का स्विच बनाने में, बर्तनों के हैंडल बनाने में, जो बर्तनों में लगा रहता है, जैसे आप कुकर में देखते होंगे, जनरली आप कुकर में देखते होंगे कि जो उसमें ब्लैक वाला प्लास्टिक लगा रहता है वो बैकेलाइट का होता है। ठीक है ना। उसके बाद मेलामाइन, मेलामाइन का जो एकलक होता है उसका मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यानी मेलामाइन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ना टूटने वाले बर्तन में किया जाता है। स्टार्च, स्टार्च का एकलक जो होता है वो एमाइलस प्लस एमाइलोपेक्टिक होता है। इसका उपयोग कैप्सूल के आवरण बनाने में किया जाता है। जो आप देखते होंगे कि कोई कैप्सूल लेकर आते हैं, जैसे कैल्शियम का कैप्सूल होता है, तो उसका जो आवरण होता है ऊपर का देखते हैं लचीला टाइप का रहता है, तो वो स्टार्च का बना रहता है।
विस्कोस विस्कस इसका जो एकलक होता है वो सेलुलोज होता है और इसका उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है। कृत्रिम सिल्क इसका दूसरा नाम होता है रेयान और इसका एकलक जो होता है वो सेलुलोज होता है और इसका उपयोग जो होता है वो रेशे वाले कपड़े बनाने में किया जाता है कृत्रिम सिल्क का। तो आज का क्लास यहीं तक, देखते हैं थोड़ा बहुत एक टॉपिक और है, इसको कवर कर लेते हैं। एक है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये हमारा एक टॉपिक होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यानी फिजिकल चेंज। किसी पदार्थ या द्रव्य की भौतिक गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ या द्रव्य के भौतिक गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। किसमें परिवर्तन होना चाहिए? भौतिक गुणों में परिवर्तन होना चाहिए, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आकार हो गया, किसी चीज़ का आकार परिवर्तित हो जाए तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रंग परिवर्तन हो जाए तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। किसी चीज़ की अवस्था परिवर्तन हो जाए, द्रव्यमान हो जाए, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, वह दाब में परिवर्तन होना, तो ये क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ, सबसे मेन पॉइंट ये कि भौतिक जो परिवर्तन होता है उसके दौरान हमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं, यानी रिवर्सिबल होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है कुछ, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। धातुओं का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। बल्ब का जलना, फलों को काटना, पेड़ों को काटना। अवस्था परिवर्तन जैसे क्वथनांक का हो गया, गलनांक हो गया, हिमांक हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक परिवर्तन के। कांच का टूटना, मिश्रण पृथक्करण विधियाँ, आकार परिवर्तन जैसे बर्फ़ का बनना और बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा आता है रासायनिक परिवर्तन। किसी पदार्थ या द्रव्य के रासायनिक गुणों में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ ध्यान देने वाली पॉइंट क्या है कि किसी पदार्थ या द्रव्य के रासायनिक गुणों में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी तथा अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लकड़ी के से कोयले बनना, तो इसका एग्जाम्पल है ये रासायनिक परिवर्तन के हैं। दहन प्रक्रिया, कंबस्टन, जैसे पेट्रोल डीजल का दहन, इंजन का दहन, तो ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। गोबर से मीथेन का बनना, चाकू से सेब का काटना, दूध से दही का बनना, जंग लगना, श्वसन, जो हम श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया जो होता है वो भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा पड़ना, पाचन क्रिया जो होता है वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। प्रकाश संश्लेषण, फलों का पकना, खून का थक्का जमना, मोमबत्ती के धागे का जलना, या मोमबत्ती पिघलना उसमें था, इसमें धागे का जलना है। दूध का फटना क्या है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं।